Hello friends, good evening. I am Vijay. Welcomes you my new YouTube channel Physics by Vijay. Here we provide all the lectures related to PGT, TGT, KVS and EMRS. अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं या 11th के स्टूडेंट हैं, नीट या जेई एस्पिरेंट्स हैं, तब भी आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक, इन लेक्चर्स में पहले हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है चार्ज पर रिलेटेड। तो आइए हम लोग लेक्चर को शुरू करते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि मैंने सारे कंटेंट को, सारे पीजीटी एग्जाम को देख करके वहाँ से मैंने कंटेंट को पूरा ठीक एक्सप्लोर और इनोवेट किया। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का लेक्चर। टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो पहला ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, पहले हम लोग इस पर बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं पहले। तो चलिए तो देखो, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जिस तरह से आप लोग पढ़े हैं मास, उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज एक तरह से फंडामेंटल प्रॉपर्टी या फिर कहें एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस है, जिससे हमारा मटेरियल क्या होता है, फॉर्म होता है। या फिर बोल सकते हैं कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक, जिससे हमारे पास क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, फॉर्म होता है। तो अब ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मटेरियल में क्या जनरेट करेगा, तो ये जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है वो मटेरियल में एक तो जनरेट करेगी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स को, मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक फोर्स को। ये प्रोड्यूस भी करेगी और क्या करेगी, एक्सपीरियंस भी करेगी। तो यही बात हम लोगों ने यहाँ एक्सप्लेन किया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब क्या कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फोर्स को प्रोड्यूस भी करेगा और एक्सपीरियंस भी करेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, अब आपके पास चार्ज को बेसिकली हम लोग डिनोट करते हैं। इसको जो डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय क्यू, डिनोटेड बाय क्यू। आप स्मॉल या कैपिटल दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, और जो क्यू की यूनिट होती है, यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो यूनिट होती है इसकी कूलम। क्या होती है? कूलम। ठीक है, इसकी एक दूसरी यूनिट होती है, अनदर यूनिट हम लोग बात करें तो ये होती है आपके पास एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। क्लियर? और ध्यान रखिएगा कि 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 1 कूलम, दिस इज इक्वल टू होता है 1 एम्पियर सेकेंड। ठीक है, और बेसिकली हम लोग अगर यहाँ बात करें तो जो कूलम है इसे एसआई यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। क्लियर है? अब बात आती है कि क्या चार्ज की कोई और यूनिट नहीं होती? ठीक है, अगर होती है तो क्या? तो पहले एक बात ध्यान से सुनो, जो चार्ज होता है दोस्तों, वो जो चार्ज है वो हमारे पास एक कूलम बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो हम लोग चार्जेस को क्या करेंगे, छोटे अमाउंट रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मिली कूलम, माइक्रो कूलम, पिको कूलम एंड नैनो कूलम। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज इज ए लार्ज या फिर आप बोल सकते हैं बिग अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज। सो इट इज written in smaller units, written in smaller unit। ये चीजें क्लियर रहनी चाहिए कि जो चार्ज होगा वो क्या होता है, स्मॉल यूनिट लिखा जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें एग्जांपल के लिए, तो एग्जांपल जैसे चार्ज आप लोग पढ़े होंगे मिली कूलम। तो मिली कूलम का मतलब होगा बेटा, मिली कूलम का मतलब होता है 10 टू पावर -3 कूलम। माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम को हम लोग लिखेंगे 10 टू पावर -6 कूलम। ठीक, माइक्रो को हम लोग लिखते हैं म्यू सी, इसको लिखेंगे स्मॉल एम सी। ठीक है, नेक्स्ट है पिको कूलम, पिको कूलम, पिको कूलम को हम लोग लिखते हैं पीसी,
ठीक है, पीयूष चावला नहीं है, क्या है, पिको कूलम है। ठीक है, तो पिको कूलम इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻12 कूलम। एक होता है नैनो कूलम। नैनो कूलम, आप लोग नैनो कूलम का नाम सुने होंगे। नैनो एक गाड़ी आई थी, इसका मतलब होता है छोटे अमाउंट। ये होता है 10⁻⁹ कूलम। तो जो 1 कूलम है वो चार्ज का एक बड़ा अमाउंट होता है, इसलिए जो चार्ज होता है स्मॉलर अमाउंट में आता है हमेशा प्रैक्टिकली, तो हम लोग क्या करते हैं उसे स्मॉलर अमाउंट में लिखते हैं। अब बात आती है कि क्या चार्ज की कोई और यूनिट होती है, तो हाँ, एक होती है आपके पास, एक आपके पास होती है नेक्स्ट होती है आपके पास चार्ज की, और एक और यूनिट होती है, उसे हम लोग बोलते हैं ESU। ठीक है, इसे बोलते हैं सीजीएस यूनिट। क्या बोलते हैं, सीजीएस यूनिट। क्लियर। और होता है आपके पास 1 कूलम, दिस इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। इसको आप ध्यान रखें। ठीक, चार्ज की एक और यूनिट होती है, उसे बोलते हैं EMU। क्या बोलते हैं, EMU। ठीक है, तो आपके पास होता है 1 कूलम, दिस इज इक्वल टू 3 × 10⁻10 सॉरी 1 EMU इज इक्वल टू होता है। तो ये आप लोग क्या करिए, वन EMU दिस इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁻10 ESU के। ठीक है, या फिर कूलम के इक्वल हम लोग लिख सकते हैं इस बात को, क्या लिख सकते हैं, कूलम के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसे हम लोग लिख सकते हैं ESU लेकर। देखिएगा, ये हो जाएगा 3 × 10⁻9, ये हो जाएगा ESU। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 10। और देखो इस बात को हम लोगों ने क्या लिखा है, 3 × 10⁻9 ESU को लिखा था 1 कूलम। ध्यान रखिएगा 1 EMU दिस इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, ये 1 EMU है, बोर्ड में थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, तो ये 1 EMU दिस इज इक्वल टू 10 कूलम होता है, इसे ध्यान रखिए। ठीक है, ये हमारे पास चार्ज के कुछ बेसिक यूनिट्स हैं। नेक्स्ट है आपके पास चार्ज की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि चार्ज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो पहली बात ये है कि चार्ज आपका बेटा क्या है, स्केलर। कैसा है, स्केलर। ठीक है, तो अगर कोई चीज स्केलर में है, इसका मतलब ये है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास जो चार्ज होता है वो ट्रांसफरेबल होता है। ट्रांसफरेबल होता है, जैसे पैसा। पैसा कभी भी आपके पास फिक्स नहीं रहता, वो क्या होता है, कभी वो वाला पैसा आपका किसी दूसरे के पास गया, फिर दूसरे से तीसरे के पास गया, इस तरह की क्वांटिटी को हम बोलते हैं ट्रांसफरेबल। तो चार्ज जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है। वो क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं उसको। क्लियर है। नेक्स्ट जो चार्ज होता है वो एडिटिव होता है। कैसा होता है, एडिटिव। मतलब ये कि अब किसी बॉडी पर अलग अलग चार्जेस प्रेजेंट है, तो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग बात करें कि ये मान लो हमारे पास कोई बॉडी है, यहाँ पर चार्ज मानते हैं Q1 है, यहाँ पे -Q2 है और यहाँ पे Q3 है, तो ये हमारे पास जो Qnet आएगा वो क्या लिखेंगे, Q1 एडिटिव तो होता ही है, ठीक है, प्लस -Q2 एंड Q3। क्लियर है, ये हमारे पास नेट चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास चार्ज की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि देखिए जो चार्ज है, चार्ज के सबसे स्मॉलर अमाउंट को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज या फंडामेंटल चार्ज। ठीक, तो जो चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट है, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज ये होता है E आता है। कितना आता है, E। और इसको डिटरमाइन किए थे मिलिकन ने। कौन डिटरमाइन किया था, मिलिकन। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये कौन डिटरमाइन किए थे, डिटरमाइंड बाय मिलिकन।
कई एग्जाम में पीजीटी में ये पूछा गया है, कई एग्जाम पीजीटी में ये पूछा गया है। हाँ, कई पीजीटी एग्जाम में ये बातें पूछी गई हैं कि ई की वैल्यू जो है मिलिकन ने डिटरमाइन तो किया है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का क्या नाम? तो ध्यान रखिएगा, इस एक्सपेरिमेंट का नाम है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसे ध्यान रखिए, क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि देखिए, अगर चार्ज ट्रांसफरेबल है, ठीक है, तो मीन्स अगर चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा तो चार्ज में क्या होता है? मास होता है। तो मैंने इसी बात को यहाँ पे लिखा है पीपीटी में कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। मीन्स अगर किसी बॉडी में चार्ज है तो मास पक्का होगा। क्लियर है? इफ ए बॉडी कंटेन द चार्ज इट मस्ट हैव द मास। बट अगर अपोजिट कहें कि अगर किसी बॉडी में मास है तो चार्ज का होना जरूरी नहीं है, तो मैंने इस बात को लिखा कि अगर हमारे पास मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। तो आप ये बात को ध्यान रखिए कि अगर आपके पास कोई बॉडी है और इसमें आपके पास क्या है? हमने चार्ज है, अगर इसमें तो चार्ज है तो मास मस्ट है होगा, मतलब मास जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ मास जरूर होगा। क्लियर है ये बातें? ठीक। एग्जाम्पल के लिए बात करें अगर हम लोग, देखिए इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस, ठीक है, और मास अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का देखें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ केजी। प्रोटॉन देखिए, प्रोटॉन के केस में प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है प्लस ही, ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, उस पर चार्ज क्या होता है? प्लस ही होता है। और उसका जो आपके पास मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, उसे बोलते हैं एमपी, और ये होता है आपके पास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि चार्ज है तो मास जरूर है। यहाँ पर देखिए, चार्ज है तो मास जरूर है, बट मास हो तो चार्ज का होना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल की बात करूं तो न्यूट्रॉन, क्या बात करें? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का केस देखिए, न्यूट्रॉन में मास होता है, और कितना होता है मास? ये होता है 1.67, अप्रॉक्सीमेटली प्रोटॉन के इक्वल होता है, 10⁻⁻27 केजी। ठीक। बट चार्ज जीरो होता है न्यूट्रॉन पे। चार्ज कितना होता है? जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मास है तो चार्ज का होना जरूरी नहीं है। आप ध्यान रखेंगे कि अगर किसी बॉडी में चार्ज है तो मास जरूर होगा। मीन्स अगर चार्ज है तो मास होगा, मतलब अगर कहीं भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। बट सवाल उठता है ये कि सर हम एक ही टाइम में क्यों दोनों चीजें कैलकुलेट करते हैं? क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कई गुना स्ट्रांगर होता है, और अगर कई गुना स्ट्रांगर होगा तो ध्यान रखिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स को निगलेक्ट मान लेते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है, वो लगता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं? चार्जिंग कर रहे हैं किसी बॉडी को। क्या कर रहे हैं? चार्जिंग। तो चार्जिंग का मतलब ही होता है कि देखो, जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। अगर एटम न्यूट्रल होगा तो सिंपल सी बात यह है कि मटेरियल न्यूट्रल होगा। तो अगर मटेरियल न्यूट्रल है तो हम कैसे चार्ज को, ठीक है, डेवलप करते हैं? ठीक। तो चार्ज का डेवलप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण आता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कारण नहीं आता। क्लियर है? ठीक। तो अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर इन द सेंस उस पर इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है और उससे जा भी सकता है, ठीक। तो जब कहीं भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो बॉडी चार्ज होती है, ठीक है। तो हमने यहां लिखा है इन चार्जिंग, इसका मतलब यह है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। क्लियर? तो अगर आपके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने से क्या होगा? बॉडी का मास चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब रहा? थोड़ा सा हम इस बात को और लेके डिटेल में समझते हैं, ठीक है। इस बात को लेके हम लोग क्या करते हैं? डिटेल में समझते हैं। तो हम इसे क्या करते हैं? नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलते हैं, ठीक है। यहीं पे देखिए, तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि
अगर देखो आपके पास क्या है कि ये मान लेते हैं कोई बॉडी है, ये आपके पास क्या है कोई बॉडी है, ठीक है। इससे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे चला गया, ये बॉडी ए है, दूसरी बॉडी क्या है बी, इसमें से निकल के ऐसे एक इलेक्ट्रॉन गया और इसका शुरू मास मान लेते हैं एम ए है और इसका शुरू मास मान लेते हैं एम बी। तो भैया सिंपल सी बात, इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन कभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन को होता है मास, क्या होता है मास। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल इसमें कमी हुई और जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, ठीक है, उसमें मास इंक्रीज हो गया। तो हमने यही बात लिखा कि मास ऑफ द बॉडी चेंजेस। तो ध्यान देखिए, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हम लोग उसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज। मींस ये बॉडी जो बनेगी वो बनेगी ए प्लस की और ये बॉडी बनेगी क्या बी माइनस की। क्लियर। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें मास की हमेशा कमी आएगी, मास की क्या आएगी कमी आएगी, और जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है उसमें हमेशा क्या होता है मास हमेशा इंक्रीज करेगा। क्लियर है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो मास डिक्रीज कर जाएगा, मास क्या कर जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। और अगर आपके पास क्या है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो फिर क्या हो जाएगा भैया, जो मास है वो इंक्रीज कर जाएगा। ये बातें क्लियर रही, ठीक है। अब देखिए कभी कभी पूछता है कि एक बॉडी है उससे n इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं चले जाते हैं, तो अगर n इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाएंगे, सपोज करते हैं इनमें से n इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे चला गया, तो अगर n इलेक्ट्रॉन निकल के गया तो जो a का मास होगा ma डैश कर दो, वो कितना हो जाएगा ma माइनस n टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने जाएंगे उतना टाइम्स क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। और अगर b की बात करो तो b का जो हमारे पास मास होगा वो हो जाएगा mb प्लस n ma। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। बेसिकली हमारा यहाँ पे क्या है कि चार्जिंग में बॉडी का मास चेंज करता है। आप लोगों के मन में हमेशा रहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो मास चेंज नहीं करता, ठीक। ऐसा मन में क्यों आता है, क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रॉन के मास को निग्लिजिबल मान चलते हैं, लेकिन नहीं, फिजिक्स कहती है कि अगर थोड़ी भी चेंजिंग है तो कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो करिए कंसीडर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, बॉडी का मास चेंज होगा, ठीक है। जिसमें डिफिशियंसी होती है, ठीक, मतलब जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है वो क्या होती है उसमें मास की कमी आएगी, और जो निगेटिवली चार्ज बॉडी होती है वो मास की गेन आएगी। क्लियर है, ठीक है। तो उम्मीद यही करता हूं आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो चार्ज होता है, जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज क्या होता है क्वांटाइज्ड। अब इसका क्या मतलब है, देखिए आप लोग पढ़ते हैं क्वांटा, क्वांटा पहले एक चीज समझिए, क्वांटा का मतलब होता है बंडल, बंडल होता है। क्वांटा मतलब क्या होता है बंडल या फिर पैकेट। अब इससे एक बात क्या निकली कि अगर कोई चीज बंडल में है या पैकेट में तो इसका मतलब क्या हुआ, वो डिस्क्रीट वैल्यू में है। कैसे है डिस्क्रीट वैल्यू में, ठीक है। तो क्वांटा का मतलब हुआ, ये तब टर्म यूज किया जाएगा जब कोई भी चीज कैसी हो डिस्क्रीट फॉर्म में हो। कैसे फॉर्म में हो डिस्क्रीट फॉर्म में हो। क्लियर है, वो कैसे फॉर्म में हो डिस्क्रीट फॉर्म में, ठीक है, डिस्क्रीट फॉर्म, ठीक। अब आगे बात समझिए, चार्ज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कोई बॉडी आपके पास है, ये एक बॉडी है, इसमें चार्ज बेटा कितने हैं क्यू मान ले टोटल चार्ज है। तो ये रूल कहता है क्वांटाइजेशन का कि देखो बॉडी में जो चार्ज होगा वो हमेशा फिक्स्ड इंटीजर के फंडामेंटल चार्ज के मल्टीपल में होगा। मीन्स ये कि या तो इस बॉडी में चार्ज ई होगा, 2e होगा, 3e होगा, 4e होगा, 1000t होगा, ठीक है, 10,000t होगा, लेकिन चार्ज कहीं भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो क्वांटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा वो क्या होगा, जो टोटल चार्ज होगा वो होगा इंटीग्रल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, क्या फंडामेंटल चार्ज। अब इंटीग्रल का क्या मतलब होता है, यहाँ पे n होता है, फंडामेंटल क्या मतलब होता है e, तो q इक्वल टू कितना हो गया n e, और n ध्यान रखिएगा ये प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4,
सो ऑन डॉट 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 अप टू खपरसिट महाराज। खपरसिट महाराज का मतलब होता है कि जितना भी नंबर मन करे उतना कंसीडर कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसी को थोड़ा दूसरे फॉर्म में सुनिए। इसी को दूसरे फॉर्म का मतलब ये रहा कि जो चार्ज आपके पास क्यू है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। मीन्स किसी बॉडी में अगर मैं कह दूं चार्ज जो है ये इस तरह से लिख दूं 3/5 ही, ये गलत है। ठीक है, मतलब क्या कि जो Q है वो तो ना तो फ्रैक्शन में होगा ना ही डेसिमल में होगा, ना ही डेसिमल में होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब क्या कि अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि 3.5 इलेक्ट्रॉन जाए। जैसे आप लोग एग्जाम्पल के ट्रीट करिए, जो बिस्किट का पैकेट होता है, बिस्किट के पैकेट में क्या होता है कि देखिए या तो 5 बिस्किट रहेंगे, 6 रहेंगे, 7 रहेंगे, 8 रहेंगे, 9 रहेंगे, लेकिन कभी ऐसा आप सुने कि 5.5 बिस्किट हो जाए? हाँ, कुछ विद्वान होंगे वो कहते होंगे सर फूट गया, तो भैया वो बिस्किट कंसीडर आप फोड़ रहे हैं, लेकिन जो बन के आता है उसमें 5 या 6 बिस्किट कॉन्सेप्ट रहता है, बीच वाला रहता 5.5 होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। तो ये बात ध्यान रखिए, इस मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब होता है आप चार्ज को जितना मन करे उतने स्पीड से उड़ा दो, जितना मन करे, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक, मींस अगर कोई क्वांटिटी स्पीड के साथ उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती तो उसे बोलते हैं इनवेरिएंट। क्या बोलते हैं? इनवेरिएंट। इनवेरिएंट टर्म का मतलब आप लोग सुने होंगे किसमें? रिलेटिविटी में। कहाँ सुने होंगे? रिलेटिविटी। क्लियर? तो यहाँ पे इनवेरिएंट का मतलब है कि जैसे मान लो आपके पास कोई चार्ज है Q, इसकी स्पीड चाहे जितना आप बढ़ा दो लेकिन Q की वैल्यू हमेशा Q ही रहेगी, इसको बोलते हैं इनवेरिएंट। क्या बोलते हैं? इनवेरिएंट। ध्यान रखिए अब एक बात ध्यान से, किसी बॉडी के मास को अगर हम लोग स्पीड बढ़ाते थे तो उसका मास चेंज कर जा रहा था, लेकिन चार्ज की स्पीड कितना भी बढ़ा दें उसकी वैल्यू चेंज नहीं करती। मींस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी चार्ज भी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मास भी है। ठीक, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती, मास की वैल्यू चेंज हो जाती है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? कोई डाउट होगा तो बताइएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास है कि देखिए जो चार्ज है अगर चार्ज रेस्ट में हो, कैसा हो? रेस्ट में हो। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी के कई एग्जाम्स में, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इस बात को। क्यू अगर रेस्ट में है मतलब क्या कि क्यू रुका हुआ है, जैसे चार्ज ऐसे रख दे तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस अगर चार्ज रेस्ट में है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, सेकंड केस v क्या हो? कांस्टेंट हो, 2 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट वेलोसिटी जब वो चलेगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इफ चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। क्लियर है? और अगर चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो मींस v वेरिएबल हो जाए, v कैसी हो जाए? वेरिएबल हो जाए। v कैसा हो जाए? वेरिएबल। v वेरिएबल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बट एक बात ध्यान से सुनिए, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और यहां वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? टाइम के साथ चेंज नहीं करती। ठीक है, लेकिन यहां वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? टाइम के साथ चेंज करती है। तो एक्चुअल में इसका स्टडी हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में करते हैं। कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। आपको याद होगा अगर तो आप लोग पढ़े होंगे ये EXT मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम और पोजीशन दोनों के साथ चेंज करती है। बट यहां वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ओनली फंक्शन ऑफ r या ओनली फंक्शन ऑफ x, ये होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, सिर्फ पोजीशन के साथ चेंज करती है। और इसे हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इसलिए बोलते हैं कि टाइम के साथ और पोजीशन के साथ दोनों के साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करती है। तो अगर चार्ज एक्सेलरेटेड होगा
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट 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 आपके पास है कि देखिए जब हम लोग चार्ज की बात करते हैं तो देखो आप लोग पढ़े होंगे चार्जेस दो तरीके के होते हैं। चार्जेस क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं। जो चार्ज होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो आप लोग सुने होंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों निगेटिव हो, तो वो क्या करते हैं? रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। क्या करते हैं? रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट करते हैं। मीन्स ये कि जैसे एक नेता दूसरे नेता को देखने के बाद क्या होता है? ठीक, चिढ़ने लगता है, भागने लगते हैं एक दूसरे से, तो उसी तरह से चार्ज का नेचर होता है। अगर दोनों सेम पोलैरिटी के हैं, मतलब दोनों प्लस हैं, तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अगर दोनों माइनस हैं तब भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और इसे बोलते हैं रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब होता है एक दूसरे से दूर जाए। लेकिन अगर चार्जेस अपोजिट पोलैरिटी को हो, मींस एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, या फिर पहला माइनस हो दूसरा प्लस हो, तो ये क्या करेंगे? ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स का क्या मतलब रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब होता है कि अगर चार्जेस क्या हो, आपके पास अपोजिट पोलैरिटी हो, ये प्लस हो ये माइनस हो, तो ऐसे झूम झूम के एक दूसरे की ओर आएंगे। ठीक है, जैसे पार्टिकल और एंटी पार्टिकल, इनमें क्या टेंडेंसी होती है? ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे ही देखेंगे वैसे ही एक दूसरे की ओर भागने लगते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब सवाल उठता है कि सर ये बताइए, क्या अट्रैक्शन और रिपल्सन हमेशा रहेंगे? ठीक, या फिर दोनों में ट्रू फिनोमेना कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, रिपल्सन इज श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, वेयर अट्रैक्शन मे नॉट बी। अट्रैक्शन कुछ ही जगह पॉसिबल होता है, लेकिन रिपल्सन हर जगह होता है। बस जहां पे अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाता है तो हम रिपल्सन न बोलकर अट्रैक्शन बोलते हैं। तो आप इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा कि रिपल्सन इज ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, इस बात को ध्यान रखिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट उम्मीद यही कर रहा हूं कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है पेयर प्रोडक्शन का। किसका आता है? पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन कहता है कि देखिए, अगर हम किसी भी मैटर पर हाई एनर्जी का गामा फोटॉन इंसिडेंट करा दें तो वो क्या कर देता है? वो चार्जेस प्रोड्यूस कर देता है, मतलब एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? मास में। ठीक, अब सवाल उठता है कि कितना प्रोड्यूस करता है? तो देखिए, पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है? हमारे पास गामा फोटॉन ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्ज माइनस ही होता है, पॉजिट्रॉन होता है ई प्लस। ठीक है, और पॉजिट्रॉन को हम लोग बोलते हैं एंटी पार्टिकल ऑफ, इसे बोलते हैं, जो पॉजिट्रॉन है इसको हम लोग बोलते हैं एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिए, और कुछ बातों को ध्यान सुन लीजिए। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में चार्जेस हमेशा इक्वल और अपोजिट होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन पे ई माइनस है तो पॉजिट्रॉन पे ई प्लस। मासेस हमेशा सेम होंगे। क्या होते हैं? मासेस पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल बोथ है सेम मासेस बट अपोजिट चार्जेस। इक्वल एंड अपोजिट लिख दीजिएगा, अपोजिट चार्जेस। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पेयर प्रोडक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं? हाई एनर्जी का फोटॉन मटेरियल पे इंसिडेंट कराया और क्या बना दिया? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बना दिया। ठीक, पेयर में प्रोड्यूस हो गए। अब सवाल उठता है कि सर जो गामा फोटॉन की एनर्जी वो कितनी होनी चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, फॉर पेयर प्रोडक्शन एनर्जी ऑफ, ये एग्जाम में पूछा गया है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन ये होनी चाहिए। ठीक है, जी 1.02 MeV से हमेशा ज्यादा। ठीक है, ये एनर्जी क्या हो?
1.02 MeV से ज्यादा, ठीक है, 1.02 MeV से ज्यादा, या दूसरे शब्द में कहें पेयर प्रोडक्शन के लिए जो एनर्जी होनी चाहिए बेटा वो MeV में हो। किसमें हो? MeV में हो। एक फिनोमेना और आप सुने होंगे, जब हम लोग लाइट डालते हैं मेटल पे तो इलेक्ट्रॉन उससे इजेक्ट होने लगते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब सवाल उठता है कि सर यहाँ पे हम लोग लाइट ही इंसिडेंट करा रहे हैं तो पेयर प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक, तो उसमें जो एनर्जी लग रही है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लग रही है। तो अब सवाल उठता है कि अगर हम लोग मेटल पर एनर्जी डालते हैं, कितनी एनर्जी डालें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हो? तो ध्यान रखिएगा, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो एनर्जी होनी चाहिए वो होती है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आर्डर। कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आर्डर। क्लियर है? एक चीज और ध्यान रखिएगा, पूछता है एक्सरे प्रोडक्शन के लिए एनर्जी कितनी होनी चाहिए? तो किलो वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आर्डर कितना होना चाहिए? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आर्डर, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पेयर एनिहिलेशन। पेयर एनिहिलेशन का मतलब होता है कि अगर पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मिलके, पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल मिलके, ठीक है, ये क्या देते हैं आपके पास? ये देते हैं गामा फोटान दे दें। क्या दे दें? गामा फोटान दे दें, ठीक। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेयर एनिहिलेशन। मतलब पेयर एनिहिलेशन क्या है? ये जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन हम लोग गामा फोटान इंसिडेंट करा करके एनर्जी निकाल, एनर्जी गामा फोटान इंसिडेंट करा करके पार्टिकल एंटी पार्टिकल प्रोड्यूस कर दे रहे थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पार्टिकल एंटी पार्टिकल को मिला करके गामा फोटान प्रोड्यूस कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो गामा फोटान होंगे और दो गामा फोटान का सीधा सीधा मतलब रहा होता है कि अगर एक गामा फोटान करते हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन होता है इसी तरह बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। और न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है? हमारे पास एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने चाहिए। तो अगर एक गामा फोटान रखते हैं तो ये कंजर्वेशन ना वायलेट कर जाते हैं, इसलिए यहाँ पे दो गामा फोटान आते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्पेसिफिक चार्ज, इसे थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। किसी भी चार्ज और उसके मास के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। Q और M का जो रेशियो होगा उसे क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक चार्ज होता है उसे लिखते हैं हम लोग Q/M। क्या लिखते हैं स्पेसिफिक चार्ज को? स्पेसिफिक चार्ज को हम लोग हमेशा लिखते हैं Q/M, ठीक है। किसी बॉडी में चार्ज है और उसका मास का रेशियो इसलिए बोलेंगे स्पेसिफिक चार्ज। जैसे स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? वो E/m हो जाएगा। प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन की बात करें तो कितना हो जाएगा? E/mp हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें अल्फा पार्टिकल की, अल्फा पार्टिकल इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज होता है? तो पहले ध्यान रखिए, अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है जिसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर लिए जाए। तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उस पर चार्ज कितना है? +2। ध्यान रखिए, इसका अगर स्पेसिफिक चार्ज हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो ये होता है आपके पास, इस अल्फा पार्टिकल में चार्ज होता है 2e होता है और m अल्फा होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो ध्यान रखिएगा अल्फा का आता है E/2mp। इसे ध्यान रखिए, इसे क्या करिएगा? ध्यान रखिएगा, क्लियर है। नेक्स्ट एक चीज और ध्यान रखिए, देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो स्पेसिफिक चार्ज है, स्पेसिफिक चार्ज है वो होता है Q/M। तो देखो इसमें हम लोग दो इफेक्ट पढ़ सकते हैं। एक तो पढ़ते हैं क्या? नॉन रिलेटिविस्टिक, मतलब क्या कि स्पीड इतनी कम हो उसका मास और चार्ज चेंज ही ना हो। दूसरा होता है रिलेटिविस्टिक, कि स्पीड के साथ बॉडी का मास चेंज कर जाए, चार्ज तो चेंज ही नहीं करता। तो ध्यान रखिए, नॉन रिलेटिविस्टिक केस में Q/M फिक्स रहता है। Q/M क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। लेकिन रिलेटिविस्टिक केस में जब स्पीड हम लोग किसी बॉडी की बढ़ाते हैं तो Q/M चेंज करता है। Q/M क्या करेगा? चेंज करेगा। ये क्या होता है आपके पास? ये वेरी करता है,
ठीक है। और अगर स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड अगर इंक्रीज करते हैं और इतना इंक्रीज करें कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, बॉडी का मास इंक्रीज करता है। बॉडी का मास क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ध्यान रखिएगा स्पेसिफिक चार्ज जो होगा, स्पेसिफिक चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, Q/m डिक्रीज करेगा। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है किसी का, ठीक है, कि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट का क्या इफेक्ट होता है किस पर, स्पेसिफिक चार्ज पर, जब हम किसी बॉडी की स्पीड को इंक्रीज करते हैं। स्पीड इंक्रीज करने में क्या होता है, मास इंक्रीज करता है। मास इंक्रीज करने से क्या होता है कि भैया Q/m, तो m हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज किया, इसका मतलब Q/m क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि Q तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन m पर फर्क पड़ता है। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि देखिए जैसे आप लोग पढ़े होंगे एनर्जी क्वांटाइज होती है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है। मास का क्वांटाइजेशन अभी तक स्टेब्लिश नहीं किया जा सका है। तो हमने इसी बात को रिमार्क में लिख दिया कि अपार्ट फ्रॉम चार्ज एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंड मासेस आर आल्सो क्वांटाइज्ड। यहाँ पे होना चाहिए कि मास क्वांटाइज नहीं है, क्वांटम ऑफ मास इज नॉट एस्टेब्लिश्ड एट, ठीक है, यहाँ पर ये काट दीजिएगा, क्लियर है। तो क्वांटम ऑफ मास अभी तक, मतलब मास का क्वांटाइजेशन एस्टेब्लिश नहीं हो सका है। एनर्जी एंगुलर मोमेंटम ये क्या होती है, क्वांटाइजेशन। एनर्जी का क्वांटाइजेशन आप लोग पढ़ेंगे क्या, E = NH, या फिर, ठीक है, n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से आई थी। एंगुलर मोमेंटम पढ़े से पढ़ेंगे NH/2π, n की वैल्यू 1 2 3 4 आई थी। एंगुलर मोमेंटम एनर्जी दोनों क्वांटाइज्ड है, ठीक है, लेकिन मास का क्वांटाइजेशन अभी एस्टेब्लिश करना बाकी है, ठीक है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो इसे हमने रिमार्क के रूप में करा दिया। अब बात आती है कि देखिए जो हमारी बॉडी है वो एटम मॉलिक्यूल से बनी। बॉडी किससे बनी, एटम मॉलिक्यूल से बनी। और एटम मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बने, जो मॉलिक्यूल्स होते किससे मिलकर बने, एटम से मिलकर बने। एटम किससे मिलकर बने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। तो अब सवाल उठता है कि भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चार्ज, तो क्या ये भी किसी चीज से मिलकर बने। तो ध्यान रखना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन किसी से मिलकर नहीं बना होता। ये खुद का अपना क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल। तो ध्यान रखिए पुरानी बुक में क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों एलिमेंट्री पार्टिकल है, नहीं, ठीक है। इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल है, ठीक। एलिमेंट्री पार्टिकल होते क्या है, जो किसी भी मटेरियल के बिल्डिंग ब्लॉक, किसी मटेरियल क्या हो, बिल्डिंग ब्लॉक हो। ये स्ट्रक्चरलेस होते, इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। चलिए तो यही बात हम यहाँ पे बताना चाह रहे थे कि देखिए चार्जेस आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। जो चार्ज होते हैं क्या मिलकर बने होते हैं, क्वार्क्स मिलकर बने होते हैं। और क्वार्क जो होते हैं वो 6 होते हैं। क्वार्क कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। छहों का नाम जान लीजिए आप लोग। देखिए एक होता है आपके पास अप क्वार्क, ठीक है। अप पर जो चार्ज होता है +2/3 होता है, ठीक है। इसका एंटी पार्ट होता है डाउन क्वार्क, डाउन पर होता है -1/3, ठीक। दूसरा होता है टॉप क्वार्क, टॉप का क्या होता है +2/3, ठीक। इसका क्या होता है, टॉप के बाद होता है बॉटम, क्या होता है बॉटम, ठीक है। बॉटम हमारे पास होता है, ये हुआ पहला, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा, ये हुआ चौथा। बॉटम पे कितना होता है -1/3, ठीक है। फिर फिफ्थ है आपके पास 4। जो लोग सुंदर होते हैं उसमें कौन सा क्वार्क होता है, 4वां क्वार्क होता है। वो इग्नोर मतलब एटीट्यूड ना देखा है, ठीक। सुंदरता किस पे डिपेंड करती है, ये 4 क्वार्क पे डिपेंड करती है। तो कितना होता है 2/3। और 6 हमारे पास क्या होता है, ये होता है स्ट्रेंथ। जो लोग थोड़ा सा भद्दे दिखते हैं उसमें कौन सा क्वार्क होता है, स्ट्रेंथ जो क्वार्क होता है। क्यों, क्योंकि मनुष्य भी किसी से मिलकर बना है, इस चीज से मिलकर बना है। एटम मॉलिक्यूल्स से बने हैं, चार्जेस से मिलकर बने हैं, क्वार्क्स, ठीक। ध्यान रखिएगा ये यहां पर जितने क्वार्क हैं इन सब का एंटी क्वार्क भी होता है। जैसे आपका एंटी एफ होगा, एंटी एफ करके -2/3 कर देंगे, ठीक। टॉप का एंटी टॉप होगा, एंटी टॉप कितना हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। फिर चार्म का एंटी चार्म हो जाएगा, वहां हो जाएगा -2/3।
ठीक है, तो इस तरह से इन सब का भी होगा। तो 6 क्वार्क होते हैं, इनके 6 एंटी क्वार्क होंगे। तो कुल क्वार्क अगर हम लोग बात करें तो 6 क्वार्क हुए और 6 एंटी क्वार्क हुए। तो कुल मिलाकर क्वार्क की बात करें हम लोग तो ये होते हैं 12। कितने होते हैं? 12। इसे भी आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिए। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। देखिए एवरी जो बरयान है, आप लोग पढ़ोगे क्लासिफिकेशन एलिमेंट्री पार्टिकल, तो उसमें पढ़ेंगे बरयान्स। जो बरयान्स होते हैं वो 3 क्वार्क से मिलकर बने होते हैं और एवरी मेसांस 2 क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। क्या? जितने भी आपके पास बरयान्स होते हैं वो 3 क्वार्क से मिलकर बने होते हैं और मेसांस 2 क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। और मेसान में एक क्वार्क होता है आपके पास, क्वार्क होगा, दूसरा एंटी क्वार्क होता है। दूसरा क्या होता है? एंटी क्वार्क। ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो कौन से सेल कैटेगरी में आते हैं? बरयान्स में आते हैं। किसमें आते हैं? बरयान्स में। तो जो प्रोटॉन होता है वो 2 अप 1 और डाउन से बना होता है। कैसे? अप पर देखिए 2/3 होता है, इस अप पर कितना हो जाएगा? 2/3 चार्ज होता है और डाउन पे कितना होता है? -1/3 होता है। तो टोटल चार्ज निकालेंगे तो आपके पास प्लस ही है। न्यूट्रॉन पे देखेंगे, देखिए +2/3 होता है, डाउन पे देखेंगे -1/3 होता है और इस पर देखेंगे -1/3 तो कितना आ जाता है? 0। तो ध्यान रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये बरयान की कैटेगरी में आते हैं। प्रोटॉन जो होता है वो 2 अप और 1 डाउन से मिलकर बना होता है। जो न्यूट्रॉन होता है वो 1 अप और 2 डाउन से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन खुद का एलिमेंट्री पार्टिकल है, वो किसी से मिलकर नहीं बना होता, वो एक फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट थिंग इज, अब हमने कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिया कि एवरी ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ठीक। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं? एटम्स से मिलकर बने होते हैं। एंड एटम्स आर मेड अप ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम्स आर मेड अप ऑफ चार्जेस नेम एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यही बात हमने लिखा कि एटम्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब होता है कि न्यूक्लियाई में आपके पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन से मिलकर क्या होता है हमारे पास? वो बना होता है एटम। न्यूक्लियाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है। ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन किससे मिलकर बने हैं? क्वार्क से। अब बात आती है कि क्वार्क एंड इलेक्ट्रॉन्स किससे मिलकर बने हैं? तो ये अभी तक किसी से मिलकर नहीं बने हैं, लेकिन ऐसी रिसर्च आ रही है स्ट्रिंग थ्योरी की, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि ये भी किसी चीज से मिलकर बने होते हैं। हालांकि अभी तक कॉन्सेप्ट पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ, तो हम लोग उसकी बातें नहीं करेंगे। ठीक। तो जो क्वार्क और इलेक्ट्रॉन है ये क्या होते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं। ये हर एक मटेरियल में होते हैं, ये किसी चीज से मिलकर नहीं बने होते हैं। ठीक है। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है और जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं उनको बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो अभी तक जो आपके मन में डाउट था कि सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, वो क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि देखिए एलिमेंट्री पार्टिकल क्या है हमारे पास? जो किसी चीज से मिलकर ना बने। जैसे क्वार्क और इलेक्ट्रॉन ये किसी चीज से मिलकर नहीं बने होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास है एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल। दे आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नेचर, सिंपल, स्ट्रक्चरलेस एंड नॉट मेड ऑफ एनी स्मॉलर थिंग। ठीक। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। तो उम्मीद यही करता हूं कि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। ठीक है। अगर किसी प्रकार का आपको ये लगे कि हाँ हमें प्रॉब्लम है तो एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए टीईटी पीईटी से रिलेटेड लेक्चर के लिए, थियरी के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए, जैसे भी आपके एस्पेक्ट रहेंगे, आप हमारे न्यू यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विजय में कमेंट करके बताइएगा। सारी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। कोई प्रॉब्लम हो यूनिट में, चैप्टर में, टॉपिक में, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। हम उस चीज़ को आपको ईजी से ईजी और आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक। तो उम्मीद यही करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो लेक्चर होगा जो हमारे पास चार्ज है। ठीक। चार्ज पर कितना फोर्स लगता है, ठीक, ये कौन बताए थे? ये बताए थे आपके पास कूलम। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे।
कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, इनमें क्या सिमिलरिटीज और क्या सिमिलरिटीज नहीं। ठीक, तो आप क्या करिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम वहाँ पे आपको नियमित रूप से लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग मी। ठीक, आप लोग कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, सत श्री अकाल, जय हिंद।